जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज इस सेशंस में साइंस की एक चैप्टर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस वन शॉट के अंदर पूरी वीडियो फाइनल होगी, शुरू से लेकर के अंतिम तक। आप एक बार इसको देख लीजिए। आपकी जो ब्रेन की चैप्टर है जिसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, आपकी पूरी की पूरी न्यूरोलॉजी क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। जो जनरल साइंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बीपीएससी जो है इससे अधिक नहीं पूछता है जितना मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। साथ साथ में हमने इसमें वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तस्वीरें और फैक्ट्स लिख दिए हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर और बार बार जो पूछे जाते हैं वो भी हमने इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया है। फिर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है बनने की वो भी हमने इंक्लूड कर दिया है। आप इस एक वीडियो से पूरी की पूरी जो है वो ब्रेन चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। खैर, आपका समय न गवाते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा पहला स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। न्यूरोलॉजी जिसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्रेन। स्टडी ऑफ ब्रेन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है और स्टडी ऑफ ब्रेन जो है, जो इसमें डॉक्टर्स बनते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो डॉक्टर्स बनते हैं ब्रेन के वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसमें ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम्स इसके अंदर होते हैं और इसी की बात हम आज करने जा रहे हैं। न्यूरोलॉजी जो है वो एक मेडिकल ब्रांच है जो डील करती है नर्वस सिस्टम को और उससे ट्रीटमेंट में पूरी भूमिका निभाती है। तो न्यूरोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है और ये जो है वो नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से कवर अप करती है और इसी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और इसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स, आइए हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी न्यूरोलॉजिस्ट पूछे कि कौन कौन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ईईजी और एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रहा जो ब्रेन की पहली स्लाइड, जहां पर हमने आपको बता दिया कि हमारी ब्रेन के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों कनेक्ट होता है कुछ इस प्रकार से। ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और जो डायरेक्टली बैकबोन से कनेक्ट होता है जिसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधे जुड़ा हुआ होता है यहाँ से। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो रेड वाला हिस्सा है ये जो है ये बैकबोन है और इसके अंदर वाला हिस्सा को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जहां स्पाइनल कॉर्ड जहां पर पूरी सिग्नल जो है वो कनेक्ट होती है, बैकबोन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है और इसके अलग अलग नाम है। जिसमें अगर जो रेड वाला एरिया, जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवकल, फिर उसको बोलते हैं थोरोसिस, लुम्बार, सैक्रल और कॉकीगिल। कॉकीगिल सबसे नीचे वाले को बोलते हैं। फिर उसके बाद कैकक्स बोलते हैं, जो पूंछ हमारा मुड़ गया है, पूंछ हमारे रहे नहीं है उसको। ये अब ब्रेन के ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो छूने के बाद बहुत आप हार्ड महसूस करते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर में 3 मेम्ब्रेन होते हैं, इसको हम लोग मेनिजेस कहते हैं। अब मेनिजेस क्या होता है, तो ये एक लेयर होती है और वो लेयर 3-3 लेयर की होती हैं और वो लेयर जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ऊपर के हिस्सा से। और इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इसके अंदर होते हैं। ये जो बड़ा सा आप ऊपर में जो मस्तिष्क देख रहे हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो एक्सटर्नल प्रेशर्स को या कभी चोट लग गया तो उसको ये झेलने में काफी हेल्प करता है और इसकी मजबूती जो बनाती है वो इसके 3 लेयर बनाती है। इसमें इसका सबसे पहला लेयर जो आता है वो आता है ड्यूरामेटर। इसका जो सबसे पहला लेयर आया वो ड्यूरामेटर आया, दूसरा में जो आया वो एराक्नोइड मीटर आया और तीसरा में आया वो पिया मीटर आया, ये जिसको पाई मीटर भी कहते हैं। तो ये हमारी तीनों एरिया, तीनों हिस्सा जो है इसके जो है वो प्रोटेक्शंस में काम आते हैं, जो इसको मजबूती देते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि ये तीनों लेयर्स की बात करूं तो तीनों लेयर क्या क्या करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं ड्यूरामीटर की, तो ड्यूरामीटर जो है वो टच लेथरी आउटर मोस्ट लेयर दैट एंकर्स ब्रेन टू स्कॉल और कंटेनिंग वेनस सिन्यूस फॉर जो ब्लड ड्रेनेज होता है, यानी कि मजबूत चमड़े जैसी गहरी परत को मस्तिष्क की खोपड़ी से जोड़ता है और रक्त निकासी के लिए वेनस साइनस रखता है। मतलब ये पूरी की पूरी जो फ्लूइड होती है वो उससे हमारा एक ड्यूरामीटर होता है और ड्यूरामीटर जो है वो इसके चारों तरफ रहता है और उसको प्रोटेक्ट में काम करता है। फिर हमारा एक हो गया एराकोनॉइड मीटर, ये मिडिल लेयर होता है। सबसे ऊपर जो होता है वो ड्यूरामीटर होता है, उसके बाद जो मिडिल में हो गया वो हमारा एरकानोइड मीटर होता है और ये मिडिल लेयर इसको बोलते हैं। और सबसे आखिरी में जो होता है वो पिया मीटर होता है जिसको इनर लेयर कहते हैं। यानी कि पहला हमारा ड्यूरामीटर हो गया, तीसरा हमारा एरकानोइड हो गया
और तीसरा हमारा पिया मैटर हो गया। इन तीनों मैटर जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। अब मेनिंजेस के तीनों लेयर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया और ये तीनों लेयर जो होते हैं ये इसको प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। अगला अगर मैं बात करूं इसके इस ब्रेन के अंदर फ्लूइड की, तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरे चारों तरफ जो है वो फ्लूइड जो दिख रहा है ये हमारी सेरिब्रम होता है। ये फ्लूइड चारों तरफ है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो हिस्सा वाला है ये सेरिब्रम होता है, जिसको सबसे अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है, जो सबसे पीछे वाले एरिया के अंदर होता है, यहाँ छिपा हुआ होता है। ये बहुत ज्यादा हमारा हेल्प करता है ब्रेन के अंदर। ये फ्लूइड काफी प्रोटेक्ट करता है इसके अंदर में। और यहाँ पर देख रहिए ड्यूरामीटर हो गया, एर्केनोइड हो गया और ये पिया मैटर हो गया। ये तीनों के तीनों और बीच में क्या बह रहा है, तो फ्लूइड बह रहा है हमारे ब्रेन के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल की जो ब्रेन की हिस्से होती हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। यानी अगर वजन की बात किया जाए तो जो मेल के ब्रेन होते हैं वो 14.5 ग्राम, मतलब 1400 ग्राम, यानी कि 1.5 kg तक के आसपास जो है ये मेल का होता है, मतलब। और फीमेल का जो होता है वो 1100 से 1248, यानी कि इतना भी काउंट कर लो कि 1350 तक भी हो सकता है, जिनकी थोड़ी हेल्दी शरीर होती है उनकी, या जिनका ब्रेन का साइज बड़ा है। लेकिन इतना साइज लगभग होता है। और जो बच्चे का होता है वो 350 से 400 ग्राम तक का होता है। तो ये न्यू बॉर्न चाइल्ड का होता है। इंसानों की ब्रेन का फीमेल के अंदर छोटा होना मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बुद्धि कम होना, उसके शरीर के हिसाब से जिसका जितना डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से उसका वजन होता है। इससे आपके सोचने और समझने की शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना आप अधिक सोच सकते हैं, कितना कम सोच सकते हैं। ये ब्रेन के वजन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, ब्रेन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। टोटल 7 स्टेज है ब्रेन के अंदर में। अब इन 7 स्टेज को एक एक बार आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर उसके कॉजेज भी लिख दिए गए हैं। उसका फंक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये टोटल 7 स्टेजेज हैं और वो भी 7 स्टेजेज उसमें अपने डिफरेंट स्टेजेज में गुजरते हैं और इसकी कैसे डेवलपिंग होती है। जैसे आप देख लीजिए 29 दिन, 33 दिन, 52 दिन, 59, 70 और फाइनली जो है वो एक एडल्ट के दिमाग के कंपेयर में बाकी सब दिमाग जो होते हैं वो अनमेच्योर होते हैं। एक एडल्ट का दिमाग पूरा तरह से मैच्योर हो जाता है वो इन 7 स्टेज को पूरे करके। चलिए, अब मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाले हिस्से हैं, ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रकार कौन कौन से, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया। तीनों के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि तीनों जो है हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है और तीनों से चीजें कंट्रोल होती हैं। इसमें तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट ही हैं। और इसमें जो कंफ्यूज लोग होते हैं, फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम होता है। उसमें थैलेमस होता है और इसमें ब्रेन स्टीम होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा होता है, लेकिन सेरिबेलम जो होता है वो हिंड ब्रेन का होता है। अब मैं आपको एक बताता हूं। जैसे फोर ब्रेन अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो इसको मैं बोलता हूं, ऊपर वाले हिस्से को फोर ब्रेन कहा जाता है। जो ये बीच में है यहाँ वाले एरिया को जो कहा जाता है वो मिड ब्रेन कहा जाता है। और ये वाले जो एरिया है, जो आप पीछे वाला एरिया जो इसको देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, वो हिंड ब्रेन होता है। तो अब ये हिंड ब्रेन हो गया वो पीछे वाली हिस्सा हो गई, जो फोर ब्रेन हो गई वो आगे वाली हिस्सा हो गई, और जो मिड ब्रेन हो गई वो बीच के अंदर होती है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, वहां जहाँ कनेक्ट होते हैं वहां पर ये होती है। यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड ये रहा जो नीचे आप देख रहे हैं, और यहीं पर होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। अब ये मेडुला ऑब्लेंगेटा क्या है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, बट फिलहाल आपको 3 बात समझना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर में सेरिबेलम रहा और हिंड ब्रेन के अंदर में सेरिबेलम रहा। ये ध्यान रखना है आपको, इस बात से आप कभी कंफ्यूज मत होना। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। इन तीनों के अलग अलग काम है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या है, तो फोर ब्रेन के अंदर में जो है वो थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन लेने की क्षमता होती है। मिड ब्रेन जो है वो आपके विजन, हेयरिंग और रिफ्लेक्शन जो आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो वो सब है। और हिंड ब्रेन जो है वो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और बैलेंसिंग को मैनेज करता है। अगर आप शराब अधिक पी लिए और अगर शराब पीने के बाद जो लड़खड़ाने लगते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो लड़खड़ाने के बाद कौन सी ऐसी शरीर की हिस्सा होती है, एक्चुअली जो हम शरीर हमारा डिसबैलेंस होता है वो उसका मेन कारण हमारा ब्रेन होता है।
तो अधिक शराब पीने की वजह से इन तीनों में से कौन सी ब्रेन काम करना बंद कर देती है या वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से एक आदमी सीधे चल नहीं पाता है, सही से बोल नहीं पाता है। उस वक्त उसकी जो सोचने की शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। अगर आप इसका जवाब जानते हो कमेंट आउट करो, नहीं जानते हो वीडियो कंटिन्यू करते रहो, आपको मिल जाएगी। आगे मैं बात करूं तो इसके जो 3 हिस्से हैं, अब इस 3 हिस्से पर मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। पहला मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने कि फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन मतलब जिसके अंदर में सेरिबेरम और थैलेमस होता है। हिंड ब्रेन के मैंने अभी बता दिया कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टीम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके आगे मैं आप एक का करके डिस्कस करता हूं, जिसमें सबसे पहला आ गया फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के अंदर में सेरिबेरम, अभी मैं आपको बता दिया यहां पर कि सेरिबेरम होता है। अब इस सेरिबेरम का क्या काम होता है? सेरिबेरम का काम होता है थिंकिंग, मेमोरी, जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक वॉलंटरी मूवमेंट ये होता है जो आप अपने इच्छा से कर रहे हो। जैसे मान लो अभी मुझे पानी पीना है तो मेरे हाथ से ऐसे उठा के पी लिया, मुझे फुटबॉल मारना है, मुझे बाइक चलाना है, मुझे साइकिल चलाना है, जो अपने से मैं इच्छा कर सकता हूं वो मैं वॉलंटरी मूवमेंट में मानता हूं। लेकिन मेरे हार्ट बीट का धड़कना, मेरे टिश्यूज के ऊपर अपने ऑटोमेटिक काम करना, मेरे टिश्यू जो है वो खुद ही सिग्नल पहुंचा देते हैं मेरे ब्रेन को। अगर मेरी हाथ कहीं जलने लगेगी तो वो खुद ही मुझे पता चल जाएगा। तो जो इनवॉल्वेंट्री होती है ना, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो सांस लेना आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप ले रहे हो धीरे धीरे, नहीं लोगे तो फिर मर जाओगे, बचोगे नहीं, हार्ट बीट खुद ही धड़क रहा है। तो ये ऑटोमेटिक जो होती है ना, वॉलंटरी में ऑटोमेटिक नहीं हुआ, हम खुद से कर। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा वॉलंटरी मूवमेंट है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच के बोल रहा हूँ, मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा वॉलंटरी मूवमेंट हो गया, जिसमें हमारी इच्छित गति आती है। अब उसके बाद सोच और स्मृति भी इसी में आती है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमारी सेंसरी जो रिले स्टेशन होते हैं उसके ऊपर काम करता है। अब 5 ऑर्गन सेंस होते हैं ना, आपको पता होगा 5 ऑर्गन सेंस कौन कौन होते हैं। अब ये 5 ऑर्गन सेंस में 3 ऑर्गन सेंस अकेले थैलेमस संभालता है। कौन कौन होते हैं मैं बाद में बताऊंगा। हाइपोथैलेमस क्या होते हैं? जैसे हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ गई, घट गई, हमारे हार्मोन्स। और आपको पता नहीं होगा शायद कि हाइपोथैलेमस ही हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारे हार्मोन्स की जो जितनी भी रिलीज होती है ना, हमारी हार्मोन्स का फॉर्मेशन और कब निकलना कब बाहर आना, ये सारा कुछ जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। आपने किसी को देखा होगा, किसी चीज की लत लग जानी और फिर उससे वो ना छूट पाना, ये हाइपोथैलेमस की कहानी है। हमारे भारत में जो आशिक मिजाज लोग हैं वो एक्चुअली उनका हार्ट ब्रेक नहीं होता, उनके हाइपोथैलेमस को बहुत ज्यादा उस चीज की लत लगी हुई है और जब वो आदमी उन्हें नहीं मिलता है तो वो परेशान रह जाते हैं। वो एक्चुअली वो हार्ट की वजह से नहीं हो रहा है वो हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है, जिसके अंदर में हार्मोन्स कंट्रोल हो रहे हैं। तो भूख, प्यास, तापमान और हार्मोन्स के ऊपर जो जितना भी कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जिसकी भी आदत लगा दो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। जैसे मान लो कि कोई शराब पीने वाला आदमी है और वो शराब पहले दिन, तो ऐसा नहीं कि उसको आदत लग गई पहले दिन से, वो पहले दिन पिएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, अब उसके हाइपोथैलेमस की उस चीज की आदत लग गई। अब जब तक वो शराब पिएगा नहीं, डोपामिन रिलीज नहीं होंगे, और जब डोपामिन रिलीज नहीं होंगे तो उस आदमी को बेचैनी महसूस होगी, फिर वो पागल हो जाएगा सिगरेट पीने वालों के साथ। और जो प्रेम में पड़ जाते हैं, एक प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति और एक शराब पिए हुए व्यक्ति में अगर आप हार्मोन्स की जो एक्टिविटी देखोगे लगभग सेम है। उसको शराब चाहिए, इनको प्रेमिका चाहिए, बस दोनों में यही अंतर है। लत दोनों की है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से ही लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा आपको, जिसमें हमारा सबसे पहले जो है वो सेरिब्रम आता है। जैसे 3 चीज बताया ना, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब सेरिब्रम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सेरिब्रम के अंदर में 4 लोब होते हैं। 4 लोब में, क्योंकि देखो हाइपोथैलेमस ना हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये वाली हिस्सा हो गई। सेरिब्रम कहाँ आया? मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं। पहले सेरिब्रम कहाँ आया? फोर ब्रेन के अंदर आया, और फोर ब्रेन के अंदर में क्या होगा? सेरिब्रम आया। सेरिब्रम के साथ साथ थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी आए। अब मैं सेरिब्रम को डिस्कस करने जा रहा हूं, और सेरिब्रम में 4 लोब हैं। कौन कौन से भाई साहब? पहला फ्रंटल लोब, दूसरा हो गया पेरिएटल लोब, तीसरा हो गया टेम्पोरल लोब, और ऑसिपिटल लोब चौथा हो गया। ये चारों के चारों लोब की क्या क्या फंक्शन है मैं एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, इसमें कुछ हमारे स्किन पर टचेज पर काम आते हैं, कान सुनने में काम आता है, और ऑसिपिटल्स हमें विजन्स देता है। ऑसिपिटल्स के बारे में 2 बातें आप जान लीजिए। ऑसिपिटल्स होते हैं जो आपने कभी कभी सपने में चीजें होती हुई देखी होंगी,
वो ऑसिपिटल्स काम करता है। जितना भी विजुअलाइजेशंस करता है ना ऑसिपिटल हमारे ब्रेन के इस वाले हिस्से में होता है और हमें विजुअलाइजेशन कराता है। जैसे आप अगर यहाँ पर बैठे हैं और आप अपने घर पे सोच रहे हैं कि आज मेरे घर पे जो है वो बहुत सुंदर पकवान बने हैं और आज मुझे वहां होना चाहिए था, मैं खाना वहां खाता, और वो जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो ऑसिपिटल्स करा रहा है आपको। आपके सेरिब्रम के अंदर में सब चीजें हो रही होती हैं और ऑसिपिटल्स आपके विजन्स को क्लियर करता है, विजुअलाइज करवाता है। और सपने में भी यही ऑसिपिटल्स ही हमारे वो सपने में हमें सपना दिखाने का काम करता है। जो हमारे लोब जिसके बारे में मैंने बताया, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आप देख लो सबसे पीछे वाले हिस्से में है। इस वाले हिस्से में विजुअलाइजेशन होता है। जब लोग साधना की तरफ बढ़ते हैं, जितने लोग, वो अपने ऑसिपिटल्स को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। ध्यान का मतलब ही है कि मुझे अपने ऑसिपिटल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना। ऑसिपिटल्स कंट्रोल हो जाएंगे, विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे आप शांत हो जाएंगे। इसलिए जो भी ध्यान की मार्ग में निकलते हैं वो अपने ऑसिपिटल्स को धीरे धीरे शांत करने के लिए कई सारे योग और प्रैक्टिस, पता नहीं क्या क्या होता है इसका। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ चारों के बारे में, तो फ्रंटल लोब, पैरिएटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, जिसमें मैं सबसे पहला अगर आपकी बात करूं तो ये ब्रेन के कौन कौन हिस्से में होता है, तो फ्रंटल लोब इस हिस्से में होता है, पैरिएटल लोब हमारे इस वाले हिस्से में होता है, ऑसिपिटल्स हमारे पीछे होता है और टेम्पोरल जो है वो अंदर होता है, कुछ इस प्रकार से अंदर होता है। और जो सबसे नीचे वाले होता है वो सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम किसका था? वो हिंड का था, हिंड ब्रेन का सेरिबेलम था। अभी हम लोग क्या सेरिबेरम पढ़ रहे हैं, और सेरिबेरम के अंदर क्या थे? ये 4 लोब थे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको आप अच्छे से 3, 4, 5 बार रिवाइज करिएगा। धीरे धीरे आपकी ये प्रॉपर चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं और आपको अगर मैं बताऊं कि सेरिबेरम जो है वो 4 जो लोब में बटे होते हैं, और पहला हो गया फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करता है? ये प्लानिंग को कंट्रोल करता है, आपके डिसीजंस मेकिंग को बनाता है। अगर आपका फ्रंटल लोब अच्छा है, आप होता है ना कि कोई बहुत जल्दी हमें डिसीजन लेना पड़ता है और वो भी बहुत भारी डिसीजन कि इससे मेरा नुकसान हो सकता है या मेरा प्रॉफिट हो सकता है, और ऐसे डिसीजंस लेने के लिए हमें डिसीजंस मेकिंग यही काम करता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का कंट्रोल यही करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स यही डिसाइड करता है, और आपके फोरहेड में लोकेटेड होता है इस वाले एरिया के अंदर। पैरिएटल लोब क्या करता है भाई? तो ये टेम्परेचर, पेन अवेयरनेस, बिहाइंड फ्रंटल लोब, और ये जो है ना हमारे सेंट्रल सल्कस को ये कंट्रोल करने में काम करता है। पैरिएटल लोब की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर टच, प्रेशर, पेन, स्पाइटल अवेयरनेस, बिहाइंड फ्रंटल लोब होता है ये, और ये आपके सेंट्रल कल्कस को हेल्प करता है, जिसमें हमारा पैरिएटल लोब है वो ये हो गया, आप देख रहे होंगे। अगला हमारा टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब क्या होता है भाई? तो टेम्पोरल लोब जो है वो सुनने में काम आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई मैं नींद में हूँ लेकिन मुझे वो बात सुनाई दे दी। वो कैसे सुनाई देता है भाई? वो टेम्पोरल से सुनाई देता है। आप नींद में है लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे देना, ये टेम्पोरल का काम होता है। मेमोरी फॉर्मेशंस करना, लैंग्वेज कंप्रीहेंशंस, ये सारे के सारे टेम्पोरल्स में करते हैं। और ऑसिपिटल्स जो है वो विजुअल प्रोसेसिंग्स जो सेंटर के अंदर करता है, ये लोकेटेड होता है बैक ऑफ द हेड, ये बैक पीछे होता है, और ये जो है ये आपकी पूरी की पूरी जो है वो विजुअलाइज का काम करता है। मतलब इन तीनों में से अगर सबसे अधिक कोई विजुअलाइजेशन में काम आता है तो ये काम आता है। सबसे अधिक हम ऑसिपिटल का उपयोग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ख्यालों में खो जाते हैं, वो इन्हीं के कारण होता है। अब मैं आ रहा हूँ फोर ब्रेन के अंदर के कुछ ऐसे पार्ट्स जिसको मैंने सेरिबेरम तो डिस्कस कर दिया। अब मैं आपके सामने थैलेमस डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको हाइपोथैलेमस डिस्कस करूंगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो दोनों के अंदर क्या क्या काम करता है, अब मैं सेरिबेरम डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। फोर ब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक एक बात आप समझिए, ये दोनों के दोनों बहुत यूजफुल है। जिसमें पहला हो गया थैलेमस के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो थैलेमस के फंक्शंस में जो है, थैलेमस के फंक्शन में सेंसरी जो है ना, हमारे जो सेंसर्स हमारे होते हैं, जैसे मेरे जीभ हो गए, नाक हो गए, तो ये थैलेमस जो है वो सेंसरी रिले सेंटर्स को स्पर्श, दर्द, तापमान आदि के संकेत मस्तिष्क तक, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक भेजता है। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है मैं चर्चा करूंगा इसके ऊपर भी। मोटर कंट्रोल में सहायता, जो शरीर के मूवमेंट और कोऑर्डिनेशंस को नियंत्रण करने में मदद करता है। स्लीप और वेक साइकिल्स कंट्रोल करता है, आपको नींद कब आनी है, कब नींद आएगी, ये सारा यहाँ पर कंट्रोल होता है। कई बार होता है कि जब आप मानसिक रूप से तनाव में होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं तो एक्चुअली में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर बहुत गहरा असर पड़ता है
और इसी वजह से कई बार आपकी नींद साइकिल खराब हो जाती है, और अगर नींद साइकिल खराब हो गई तो फिर यही दोबारा रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। पूरी की पूरी कब जगना है, कब सोना है, अटेंशंस और कॉन्शियस जितने भी आपकी ब्रेन्स के अंदर में इन्फॉर्मेशंस फिल्टर करने होते हैं, ये सारे के सारे थैलेमस करते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में सहायता करता है, आपके भूख को कंट्रोल करने में, आपके प्यास को, आपके हार्मोन्स रेगुलेशंस को, जिसके अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण करना होता है, मास्टर्स ग्लैंड कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप दिमाग में कुछ सोचे और आपके शरीर में परिवर्तन हो गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नींबू का सोचना, अचार का सोचना, भाई पानी आ जाना। ये सारा का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके अंदर चीजें हो रही हैं। स्लीप साइकिल, नींद का नियंत्रण, इमोशंस कंट्रोल और ये हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा जो है वो ये हाइपोथैलेमस काम करता है, हाइपोथैलेमस डिस्कस करता है। अब मैंने आपको जो फोर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या था, सेरिब्रम था, सेरिब्रम के अंदर 4 लोब थे, 4 लोब मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद मैंने हाइपोथैलेमस बता दिया, फिर मैंने थैलेमस बता दिया। जो ब्रेन का मैं तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा जिसकी मैं बात किया था कि ब्रेन 3 हिस्सों में होता है, अगर आपको याद नहीं तो मैं पीछे चल के दिखा देता हूं। जहां पर मैं आपको पहली बार ये बोला था कि ब्रेन 3 हिस्सा में होता है, उस 3 हिस्से की जो अब हमने इसको डिस्कस कर लिया, अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं मिड ब्रेन के अंदर। और मिड ब्रेन जो आप देखेंगे यहां पर, तो मिड ब्रेन के अंदर अब क्या क्या होता है, आइए मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करता हूं। मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे विजन्स, हियरिंग और रिफ्लेक्शंस को दिखाता है, रिफ्लेक्सेस को दिखाता है। मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम्स का सबसे ऊपरी भाग होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के जो टॉप हिस्से होते हैं, बीच वाले जो टॉप हिस्से होते हैं, उसके अंदर में इसको पाया जाता है। अब आप मैं दिखाई देता हूँ, देखो ये रहा हिंड ब्रेन और ये रहा फोर ब्रेन, और बीच में कहाँ रहा मिड ब्रेन। अब ये जो बीच वाले हिस्सा का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, इसके अंदर में मिड ब्रेन होता है। भाई मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको विजुअलाइज करा के अच्छे से हर चीज़ को बता देना। बाकी आप इस पर कितना ध्यान देते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप इसको पढ़ो, डाउनलोड करो पीडीएफ, हमारे कमेंट वाले जो सेक्शंस है उसमें इसके लिंक दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शंस में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और मल्टीपल्स टाइम्स पढ़िए, तब जाके ये याद होगा। कम से कम आपको 4 बार पढ़ने चाहिए, उसके बाद आप फिर महीने 2 महीने में एक आध बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। मिड ब्रेन्स के अंदर मैं अगर बात करूं तो मिड ब्रेन्स के जो कुछ फंक्शंस हैं, जिसमें कि आंख कान कंट्रोल होते हैं, और ये हमारे दृष्टि, आंखों की गति, चलती हुई वस्तुओं और ट्रक का वो नियंत्रण करना, सुनना, आवाज़ का दिशा पहचानना, सिर घुमाना, ये सब कौन करता है, हमारा वो मिड ब्रेन का काम होता है। मिड ब्रेन के अंदर मैं मिड ब्रेन उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, वो छोटा ही है। तो मिड ब्रेन पे मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा हमारा जो दूसरा भी क्लियर हो गया, यानी कि हमने आपको तीनों ब्रेन के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, और अब हिंड ब्रेन तीसरी की बारी आ गई। अब ये हिंड ब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन के सबसे पिछले वाले हिस्से को कहते हैं, और ये हिंड ब्रेन जो होता है वो लोएस्ट ब्रेन विजन कंट्रोलिंग वाइटल्स लाइफ फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर में मैं सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये 3 इसके अंदर में होते हैं, जिसके बारे में मैं कब से कह रहा हूँ कि सेरिबेलम सेरिबेलम सेरिबेलम। याद रखिएगा ये बैलेंस का काम करता है। अगर आप शराब अधिक पी लेते हैं तो सेरिबेलम ही आपका काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद आपकी शरीर की बैलेंसिंग खराब हो जाती है और आप सही नहीं चल पाते हैं। ये सेरिबेलम की वजह से होता है। सेरिब्रम जो होता है वो 4 ब्रेन का हिस्सा होता है। अब सेरिबेलम पॉन्स क्या करता है, तो आपके स्लीपिंग रेगुलेशंस के साथ साथ वो सिग्नल्स भेजने में, जिसमें हम नर्वस रिले, कार्नियल नर्वस रिले और कनेक्शन ब्रेन के बारे में बात करेंगे, वो अभी आप पढ़े नहीं है बट इसके जस्ट बाद हमारा वही है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, आइए हम एक एक को सबको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम एक बार हमने पढ़ लिया, फिर हमारा पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो परेशान नहीं करेगा। अब ह्यूमन स्ट्रक्चर्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो सेरिबेलम हमारा इस हिस्से में होता है, और ये जस्ट जो है ऑसिपिटल के जस्ट नीचे वाले हिस्से को होता है। ऑसिपिटल जस्ट यहाँ पर होता है, मैंने तस्वीर दिखा दी, मैंने बता दिया और अब आपको समझ में आ गया होगा। पॉन्स हमारा यहाँ होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पर होता है, और इसके नीचे वाले को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। सेरिबेलम का फंक्शंस और मूवमेंट जो है वो क्या करता है, गौर करिए। आपके वॉकिंग के ऊपर, आपके प्रिसाइज हैंड मूवमेंट के ऊपर, आपके राइटिंग्स के ऊपर, बॉटनिंग के ऊपर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ये सारी की सारे जो आप कर रहे हो, ये सेरिबेलम की वजह से आप मूव कर पा रहे हो। आपके पोस्चर्स को मेंटेन करना, आपके बॉडी की बैलेंसिंग करना, आपकी फाइनिंग टोन्स निकालना, मसल्स टाइमिंग और स्मूथ एक्शंस करना, ये सारे के सारे जो है वो सेरिबेलम करते हैं।
मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा जो है वो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम कनेक्शन होता है। इसके अंदर में रिस्पायरेटरी आता है, रिस्पायरेशन आता है। रिस्पायरेशन मतलब कि ब्रीदिंग जो हमारा चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं। कार्डियो वास्कुलर जैसे हार्ट रेट, बीपी वगैरह अपने आप चल रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉल्वेंट्री रिएक्शन बोल दो या इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट बोल दो, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। अगर हम सो भी रहे हैं तो हमारे अंदर चल रहा है। जैसे खांसी आना, छींक आना, उल्टी आना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं छींकने का कोशिश नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी छींक जो है लगातार आ रहा है, खांसी लगातार आ रहा है। तो ये सब जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा की वजह से ये सब होता है। पॉन्स क्या करता है, तो देख लो पॉन्स क्या करता है। पॉन्स जो है एक मध्य भाग है और वे ब्रेन स्टेम का मध्य भाग है, और ये जो है वो कम्युनिकेशंस ब्रिज की तरह काम करता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम कंट्रोल ब्रीदिंग रेट, स्लीपिंग वेक साइकिल और फेशियल मूवमेंट को, ये इसे नींद में, जागृत चक्र में आपको बता ही दिया, ये सिग्नल्स भेजने में काम आता है। इसका उतना बहुत ज़्यादा जो है वो भूमिका है तो सिग्नल्स कनेक्शन में। अब मैं न्यूरॉन्स के ऊपर, आपके ऊपर न्यूरॉन्स क्या होते हैं और न्यूरॉन्स के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। चलिए, तो अब मैं अगर बात करूँ आपके सामने न्यूरॉन्स की, तो हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। देखिए, इस न्यूरॉन्स के अंदर कई बार सवाल पूछ लिए गए हैं कि न्यूरॉन्स में क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। जितने लोगों ने सेल्स की चैप्टर पढ़ी है वो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। जो लोगों ने सेल्स चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी परेशान ना हो, वो बस आपको अभी के लिए याद कर लेना है। जब हम लोग सेल्स चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त बताएंगे आपको कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं। बस अभी सवाल पूछे जाते हैं आपसे इस चैप्टर्स के अंदर कि बताओ कि न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म एक खाली जगह को बोलते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं, तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन, गोल्गी, जिसको हम गोल्गी बॉडी कहते हैं, फिर यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलम, ये इसमें भी प्रेजेंट होता है। अभी आपको इन सब को बस याद रखना है, जिसमें माइक्रो ट्यूबल्स हो गए, ये भी इसके अंदर में होता है। अब इतना प्रेजेंट होता है कि नहीं, अभी इस पर ध्यान देना है। बाकी अभी क्या इसमें होगा नहीं होगा ये सेल चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को लेते हैं। अब इन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, कैसे वो प्रोटीन को प्रोटेक्ट रखता है, कैसे उसकी आकार होती है, ये सारा कुछ हमें सेल चैप्टर में पढ़ना होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये सब हमारे पास होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो न्यूरॉन्स के सबसे आखिरी वाले हिस्से होता है ना, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। चलिए तब हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बता दूं कि जो डायग्राम में आपने अभी अभी देखा वो जो हमारे न्यूरॉन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, और ये क्या करते हैं भाई, तो ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और हमें वो, जैसे सिग्नल को रिसीव करने में डेंड्राइट्स काम आता है और सिग्नल को सेंड करने में एक्सॉन काम आता है। ये दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो सिग्नल्स भेजते हैं और सिग्नल्स रिसीव करते हैं। अब इसमें जो आप करोगे, मतलब हमारी जो न्यूरॉन्स हमारे पूरे बॉडी में फैले पड़े हैं, कहीं भी चोट लगा या कुछ भी हुआ तो ये सिग्नल्स हमारे पास तुरंत पहुंचा देते हैं। प्लस में अगर सवाल कभी पूछ भी लिया जाए आपसे कि भाई ये कौन काम करता है न्यूरॉन्स, ये लंबे होते हैं, काफ़ी हद तक इनकी लंबाई होती है। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या लाइसोसोम होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मेम्ब्रेन इसके अंदर में होता है, गोल्गी बॉडी होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, दोनों होता है इसके अंदर में। जो सेंड करता है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो रिसीव करता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। ये सारा बात आपको ध्यान रख लेना है। ये जो ब्रेन के टॉपिक से आ रहा है वो, अब क्योंकि आप भूल जाते, कन्फ्यूजन बढ़ जाती है आपकी, इसलिए मैंने उसको सजा दिया कि लीजिए भाई, न्यूरॉन्स के फंक्शंस की बात अगर मैं बात करूं, न्यूरॉन्स के फंक्शन हो गए, न्यूरॉन की जो रिसीव करते हैं वो न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स या वो सिग्नल प्राप्त करते हैं, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, मूवमेंट, रिफ्लेक्शन, एक्शन, थिंकिंग, मेमोरी, ये सारे यहीं पर कंट्रोल होते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, पूरी दिमाग और बॉडी के बीच की कम्युनिकेशन जो होती है वो इसी के थ्रू होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कम्युनिकेशन इसी के थ्रू करता है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है वो इसी के थ्रू। न्यूरॉन्स यार
बेसिक यूनिट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब मुझे आप बताओ कि न्यूरॉन्स के टाइप के बारे में मैंने आपको कुछ स्लाइड दे दिए हैं, जिसमें हमारा सेंसरी होता है, मोटर होता है, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये सारे के सारे ये क्या करते हैं? तो देखो, जो सेंसरी होते हैं वो कान, आँख, मस्तिष्क तक लगे होते हैं। जो मोटर यानी कि ब्रेन से मस्कुलर तक कमांड, मस्तिष्क से मांसपेशियाँ तक होता है। इंटर न्यूरॉन्स के जो बीच में कनेक्शन होता है वो ये होते हैं। फिर हमारी जो है न्यूरॉन्स, मतलब मैंने बता ही दिया कि पूरे न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में फैले हुए हैं और सिग्नल ले जाने और सिग्नल लेके जाना और ले आना इसका मेन काम होता है। अब इसमें अंदर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क व शरीर के बीच मुख्य संचार तंत्र है। स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ये ब्रेन और बॉडी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड मुख्य बातचीत करने में काम आता है। और मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ इस तरह से होता है और इसके अंदर कनेक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कार्निवल नर्व्स। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? थोरसिस नर्व्स। तीसरे वाले को लुम्बार। चौथे वाले को सेक्रल नर्व। पांचवे वाले को ऑसिकल नर्व्स कहते हैं। ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर में कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये सब क्या करते हैं भाई, तो उसके पीछे एक लगा हुआ होता है बैकबोन, और ये बैकबोन जो है उसको सुरक्षा देता है स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान या चोट ना लगे, या उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है। जितने लोगों को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड और वो दोनों एक ही होते हैं, उनकी भ्रम मिटा दीजिएगा। दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मोटर पाथवे की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन कमांड, और सेंसरी पाथवे की बात करूं तो मैं स्किन और पेन से ब्रेन से कनेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन जैसे नी जर्क, हैंड विड्रॉ, घुटना और टकना, ये सारा का सिग्नल्स भेजना हमारा स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। अब सुनिए, ये ब्रेन चैप्टर हमने आपको पूरी बता दिया, पूरा निचोड़ दे दिया ब्रेन चैप्टर का। ब्रेन हमारा खत्म हो गया। इसके अंदर ब्रेन के बारे में तो मैंने आपको पूरी की पूरी पढ़ा दी। अब इस पर क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको डेली 11:45 में हमारी क्लास स्टार्ट होती है और 11:45 में हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के होते हैं हर दिन, बट न्यूरॉन्स के जो ब्रेन के ऊपर जो हम क्लास लेने वाले हैं वो इसी टाइम में लेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले आप उस टाइम में आके हमारा क्लास कर लीजिए, उस पर क्वेश्चंस बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने पढ़ा है। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, बार बार उसको पढ़िए, छपवा लीजिए, मोबाइल के भरोसे मत रहिए और रिवाइज करिए। BPSC में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए एक बार आपको दोबारा बहुत बहुत